नमस्ते। कोमा और उससे ठीक होने की चमत्कारी कहानियों के बारे में ये रोचक जानकारी है। कोमा, जीवन और मृत्यु के बीच अटके होने की सच्ची कहानियां। सब लोगों को, आइए उन चीजों के बारे में थोड़ी बात करें जो वास्तव में डरावनी है। भूत प्रेतों या अन्य असाधारण प्राणियों के बारे में नहीं, बल्कि उस स्थिति के बारे में जिसका सामना हर इंसान कर सकता है। कोमा, ये प्रतिक्रियाओं की अनुपस्थिति, चेतना का नुकसान है, जिसमें आप हमारी दुनिया और दूसरी तरफ के बीच जमे हुए से लगते हैं। कोमा में पड़ने के बाद कुछ लोग कई सालों तक इस स्थिति में रहे हैं, और डॉक्टर अभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन कई दुखद कहानियों के बीच कुछ ऐसी भी हैं, जिन्हें एक वास्तविक चमत्कार कहा जा सकता है, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 1. मार्टिन पिस्टोरियस, गोस्ट बॉय। मार्टिन पिस्टोरियस का जन्म 1975 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जनवरी 1988 में, जब लड़का 12 साल का था, एक दिन वह स्कूल से घर आया और गले में खराश की शिकायत की। ऐसा लग सकता है कि ऐसी समस्या का इलाज सरलतम दवाओं से हो जाता है, लेकिन मार्टिन कभी स्कूल नहीं लौटा। उसकी हालत विनाशकारी रूप से बिगड़ती गई और डॉक्टर यह समझ नहीं पाए कि लड़के को क्या हो रहा था। कुछ दिनों बाद, वह इतना थका हुआ था कि उसने लगभग पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और हर समय सोता रहता था। जल्द ही, उसकी याददाश्त तेजी से कम होने लगी, और कुछ ही दिनों बाद वह कोमा में चला गया। बीमारी का कारण कभी पता नहीं चला। मार्टिन का लंबे समय तक क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और सेरेब्रल ट्यूबरक्लोसिस का इलाज किया गया, लेकिन सब बेकार था। कुछ समय बाद, डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि मार्टिन ने बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क खो दिया है और उसकी मदद के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और माता-पिता को बताया गया कि वे केवल उसकी देखभाल कर सकते हैं और बीमारी का काम पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं। बेशक, एक छोटा सा मौका था कि लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने दावा किया कि वह कभी भी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाएगा। कोमा की स्थिति में लोग शायद ही कभी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन मार्टिन सभी भविष्यवाणियों के विपरीत अपने जीवन से चिपके रहे। हालांकि, क्या यह अस्तित्व एक वास्तविक जीवन था? उसने घर पर 10 साल से अधिक बिताए। सभी को लगा कि उसने बाहरी दुनिया से सारा संपर्क खो दिया है, लेकिन मार्टिन का दावा है कि बीमारी के कुछ साल बाद ही उसे होश आ गया था। मैं पूरी तरह से अनुत्तरदायी था। मैं एक आभासी कोमा में था। मैं उस भूमि में खो गया था जहां ड्रैगन झूठ बोलते हैं और कोई भी मुझे बचा नहीं सका, मार्टिन ने साझा किया। जब वह 17 साल का था, उसने पूरी तरह से अपनी चेतना वापस पा ली, उसकी याददाश्त लौट आई, लेकिन वह फिर भी बात नहीं कर सकता था। वह एक भूत जैसा महसूस करता था क्योंकि लोग उसे अनदेखा कर देते थे, और मार्टिन खुद केवल उन्हें देख सकता था। जितनी कोशिश मैंने भीख मांगने, गुहार लगाने, चिल्लाने और चीखने की, मैं उन्हें अपनी ओर ध्यान नहीं दिला सका, मार्टिन ने बाद में लिखा। कठोर वास्तविकता ने मुझे मारा कि मैं अपना बाकी जीवन इसी तरह बिताने वाला था, पूरी तरह से अकेला। वह लड़का फंसा हुआ था, और उसका एकमात्र संवादकर्ता उसके अपने विचार थे। ऐसे विचार जिन्हें आनंदमय नहीं कहा जा सकता। एक बार, मार्टिन ने अपनी मां को निराशा के क्षण में ये कहते हुए भी सुना कि यह सब अभी समाप्त हो जाए तो बेहतर होगा। यह उसके जीवन का सबसे भयानक क्षण था। लड़के को दुख हुआ, लेकिन वह समझ गया कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह खुद को एक बुरी मां मानती थी जो अपने प्यारे बेटे की मदद नहीं कर सकती। केवल एक व्यक्ति जो अंत तक लड़के में विश्वास करता था, वह था उसके पिता। हर दिन वह मार्टिन को धोते और खिलाते थे, कपड़े पहनाते थे और मालिश भी करते थे। अंदर, मैंने उनसे हताश होकर रोया, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। क्या आप देख नहीं सकते? लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। मैं केवल घूर सकता था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरी खामोश निराशा किसी तरह खुद को व्यक्त कर पाएगी, मार्टिन याद करते हैं। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए, लड़का लगातार अपने मन में समस्याओं को हल करता रहता था, और एक दिन सब कुछ बदल गया। जब मार्टिन 25 साल का था, तो उसके साथ काम करने वाले पैरामेडिक्स में से एक ने उसके उपस्थित होने का स्पष्ट संकेत देने के उसके बेहोश प्रयासों को नोटिस किया। एक सार्थक नजर, एक मुश्किल से ध्यान देने योग्य मुस्कान, एक सिर हिलाना।
मार्टिन को तुरंत प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में वैकल्पिक संचार के लिए एक विशेष केंद्र में भेजा गया, जहां उसने विभिन्न परीक्षण पास किए और सचेत साबित हुआ। बेटे के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में जानकर मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अगले 2 वर्षों तक मार्टिन को एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने में मदद की, जिसके साथ मार्टिन अब बातचीत कर सकता है। वह शब्द चुनता है और लैपटॉप उसके लिए बोलता है। नमस्ते, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मार्टिन पिस्टोरियस है। बातचीत करने का अवसर मिलने के बाद मार्टिन कॉलेज खत्म करने और यहां तक कि एक वेब कंपनी में एक डिजाइनर के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुआ। लंबे और कठिन पुनर्वास ने अपना काम किया। मार्टिन की चेहरे की अभिव्यक्ति वापस आ गई, ऊपरी शरीर का हिलना डुलना भी। 2008 में वह अपनी बहन की दोस्त जोआना से मिला। 1 साल बाद उन्होंने शादी कर ली और यूके में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मैं जैसा हूं उससे खुश हूं, मार्टिन कहते हैं। जीवन इतनी तेजी से बदल सकता है। इस समय आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। 2011 में मार्टिन पिस्टोरियस की किताब घोस्ट बॉय प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई और उन सभी अनुभवों को साझा किया जो उन्होंने अपने ही शरीर के अंदर बंद रहते हुए किए थे। मार्टिन सभी से दया, सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने का आह्वान करते हैं। कारण की शक्ति, प्यार और विश्वास के महत्व को कभी कम मत आंकिए और कभी सपने देखना बंद मत करो। 2. जॉन ग्रोजेव्स्की, 19 साल बाद वापसी। लेकिन मार्टिन की कहानी कितनी भी अद्भुत क्यों न लगे, यह अकेली नहीं है। 2007 में जॉन ग्रोजेव्स्की नाम का एक पोलिश व्यक्ति 19 साल कोमा में बिताने के बाद होश में आया। जी हां दोस्तों, 19 साल तक। 80 के दशक में जॉन, जो उस समय 46 साल का था, रेलवे पर एक ट्रैकमैन के रूप में काम करता था, लेकिन काम के दौरान वह एक कार के फास्टनिंग बंधक से गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने रिश्तेदारों को दुखद खबर बताई। जॉन को लगी चोटों के अलावा वह मस्तिष्क ट्यूमर से पीड़ित था और जल्द ही कोमा में चला गया। संभावनाएं निराशाजनक थीं। ग्रोजेव्स्की 3 साल से अधिक नहीं जी सकता था। लेकिन जॉन की पत्नी गर्ट्रूड हार मानने वाली नहीं थी। हर दिन उसने न केवल अपने पति के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं की, बल्कि लगातार उससे बात भी की, नवीनतम समाचार साझा किए। यह एक काफी अर्थहीन व्यवसाय लग सकता था, लेकिन गर्ट्रूड ने जॉन को उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हुए देखा। उसे बस लगा कि बाकी सब लोग इसे नहीं देख रहे हैं। आदमी की उंगलियां कांपती थीं और उसकी आंखें उसकी पलकों के नीचे हिलती थीं, लेकिन डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि ये अनैच्छिक ऐंठनपूर्ण हरकतें कुछ भी मतलब नहीं रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे जॉन बड़ा होता गया, ट्यूमर का आकार कम होता गया, जिससे उसे धीरे धीरे चेतना वापस पाने की अनुमति मिली। अंत में सब कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से समाप्त हुआ। मिस्टर ग्रोजेव्स्की 12 अप्रैल 2007 को होश में आए। डॉक्टर कुछ नहीं कह पाए। पता चला कि गर्ट्रूड सही थी। जिस समय ग्रोजेव्स्की कोमा में गए, उस समय उनके 4 बच्चे थे। तब पोलैंड, या बल्कि तत्कालीन पोलिश पीपुल्स रिपब्लिक, एक गहरे आर्थिक संकट में था। श्रमिकों ने लगातार सामूहिक हड़तालें आयोजित की और सामान्य तौर पर जीवन आसान नहीं था। कल्पना कीजिए कि जॉन को कितना आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि आसपास की दुनिया पूरी तरह से अलग थी। अगर वह कम्युनिज्म के युग में सोया था, तो वह एक ऐसे देश में जागा जो यूरोपीय संघ में शामिल हो चुका था। जब मैं कोमा में गया, तो दुकानों में केवल चाय और सिरका था, मांस राशन पर था और हर जगह पेट्रोल की भारी कतारें थीं। अब मैं सड़कों पर लोगों को सेल फोन के साथ देखता हूं और दुकानों में इतना सामान है कि मेरा सिर घूम जाता है, ग्रोजेव्स्की ने एक साक्षात्कार में कहा। इसके अलावा, जब उसे होश आया, तो जॉन ने अचानक पाया कि उसके सभी बच्चे बहुत पहले बड़े हो चुके थे और उनके अपने परिवार थे, और वह खुद 11 पोते पोतियों का खुशी से दादा बन गया था। हालांकि ग्रोजेव्स्की के अनुसार दादा बनना उनके लिए खबर नहीं थी, क्योंकि गर्ट्रूड ने उन्हें ये सब बताया था और आदमी ने हर शब्द सुना था। 3. हुआन टोरेस, कुत्ते की सीटी से मिली वापसी। 2013 में हुआन टोरेस नाम के एक लड़के के साथ भी ऐसा ही एक मामला हुआ।
जब हुआन केवल 19 साल का था तो उसके माता पिता ने पाया कि वह अपने बेडरूम के फर्श पर बेहोश पड़ा था। लड़का बोल नहीं रहा था, वह खा नहीं सकता था और न ही स्वतंत्र रूप से हिल सकता था।